हेलो एवरीवन, दिस इज सबीहा नूर। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेट्स टू एक्सीलेंस, जहां पे आपको बीएड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। सो गाइस, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी विद रेफरेंस टू कास्ट, क्लास एंड जेंडर। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। सो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखें बिना स्किप करें। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि सोसाइटी को किसी भी किस्म से डिवाइड किया जाए या किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाए बिटवीन द वेरियस कास्ट और द क्लास और द जेंडर, बट टू ओनली डिस्कस द नॉमेनक्लेचर ऑफ क्लास, कास्ट एंड जेंडर। जितने भी नॉमेनक्लेचर है, जितने भी इसके पीछे फैक्टर है, इन सब को स्ट्रैटिफाई करने के उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डीप में। ऑल्सो वी विल डिस्कस रोल ऑफ एजुकेशन इन इरेडिकेटिंग कास्ट, क्लास एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सो ना ही सिर्फ और सिर्फ हम स्ट्रैटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे ये सारे फैक्टर्स को लेके, बल्कि हम रोल ऑफ एजुकेशन को भी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस सेशन। ओके, सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विद अ ब्यूटिफुल इंट्रोडक्शन। समझते हैं सबसे पहले स्ट्रैटिफिकेशन है क्या। अकॉर्डिंग टू ऑगबन एंड निमकॉफ, the process by which individuals and groups are ranked in more or less enduring hierarchy of status is known as stratification. अब नेचुरल डिफरेंसेस के अलावा, जैसे फॉर एग्जांपल एज है, सेक्स है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सो ये सारे जो डिफरेंसेस है ये हमें बाय नेचर मिले हैं। तो इन सब को छोड़ के अगर कोई और क्राइटेरिया सोसाइटी सेट करती है या अप्रूव करती है और उस बिना पर दो लोगों को डिस्क्रिमिनेट करती है और किसी को सुपीरियर और किसी को इन्फीरियर बताती है, ठीक है, किसी को हायरार्की फॉर्म में अरेंज करती है, तो उसे कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। क्लियर? स्ट्रैटिफिकेशन मतलब किसी को सुपीरियर या इन्फीरियर बताना, किसी को हाई बताना, किसी को लो बताना, किसी को स्ट्रॉन्ग बताना, किसी को वीक बताना, इसे कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। अंडरस्टूड? नाउ अकॉर्डिंग टू R.W. मरी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन is a horizontal division of society into high and lower social units. जब सोसाइटी को डिवाइड कर दिया जाए into different layers या into different units, उसे कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। किस बेसिस पे जो है डिवीजन होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे या कौन कितना वेल्दी है उस बिना पर सुपीरियर या इन्फीरियर डिस्कस करना या घोषित कर देना, किसी के इनकम या अर्निंग या किसका क्या ऑक्यूपेशन है या किसने कितना एजुकेशन हासिल किया है। कभी कभी जेंडर के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी के इकोनॉमिक पोजीशन को लेके किसी को सुपीरियर और इन्फीरियर बताना, किसी के कल्चर को लेके या फिर रेस को लेके। सो ये सारे क्या है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। राइट? नाउ इन इंडियन सोसाइटी स्ट्रैटिफिकेशन mainly happens considering people's caste, class and gender. अब ये विजिबल नहीं होता है, लेकिन ये हमारे कंट्री का सबसे वर्स्ट कंडीशन है। ओके, और हमारी इंडियन सोसाइटी में सब टाइप के स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, चाहे वो कास्ट को लेके हो, क्लास को लेके हो या जेंडर को लेके हो। तो अब हम सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी विथ रेफरेंस टू caste. This is the first one which we are going to discuss in this session. Now caste, which is also known as jati or varna. A caste is merely a rigid social class into which members are born and from which they can withdraw or escape only with extreme difficulty. It's a type of stratification system which is most rigid in matters of mobility and distinctness of status. अब कास्ट को हिंदी में कहते हैं जात या जाति, और अगर हिंदुइज्म के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैं बताऊं तो इसे कहते हैं वर्ना। कास्ट को बहुत ही ज़्यादा रिजिड कंसिडर किया गया है, वो इसलिए कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है और वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, सो कितना ही अपने ज़िंदगी में मेहनत क्यों ना कर ले या कोई बड़ा बिजनेस कर ले या अपने लाइफस्टाइल चेंज कर ले, लेकिन वो कभी भी अपना कास्ट चेंज नहीं कर सकता है। उसका जो कास्ट बाय बर्थ उसे मिला था, उसका लाइफ टाइम और डेथ तक उसका कास्ट वही रहने वाला है। अगर इसे चेंज करना है तो बहुत ही ज़्यादा एक पर्सन को अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है और तब भी कास्ट वो चेंज नहीं कर पाता है। सो इसीलिए इसे बहुत ही ज़्यादा रिजिड कहा गया है कि एक पर्सन अपना स्टेटस चेंज कर सकता है, अपना लाइफस्टाइल, अपने हैबिट्स
और कई सारी चीज चेंज कर सकता है, अपनी पर्सनालिटी चेंज कर सकता है, बट अपना कास्ट बिल्कुल भी वो चेंज नहीं कर सकता है। कास्ट हमेशा एक पर्सन के लाइफ टाइम तक उसके साथ रहता है। दैट्स वाई द कास्ट सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया। लोगों को स्ट्रैटिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, के कौन अपर कास्ट का है, कौन लोअर कास्ट का है, राइट। अब कास्ट सिस्टम ने ही हिंदुओं को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, और ये 4 वर्णास हम हिंदू लिटरेचर में भी देख सकते हैं। वो कौन से हैं? सो द वेरी फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली द ब्राह्मण्स, नेक्स्ट क्षत्रियास, थर्ड वैश्यस, एंड देन एट लास्ट शूद्रस। जो दलित्स है वो एकदम लास्ट में आते हैं। सो ब्राह्मण्स को अपर कास्ट में कंसिडर किया जाता है, एंड दलित को अनटचेबल, ओके, ये लोअर कास्ट से भी नीचे इन्हें कंसिडर किया जाता है। क्लियर? अब किस बेसिस पे इन वर्णा को डिफरेंशिएट किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटीज एंड पावर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटस। ये सारे बिना पर इस हायरार्की को फॉर्म किया गया है। जो ब्राह्मण्स है, जो कि टॉप पे आपको दिख रहे होंगे, इसमें प्राइस्ट आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं। क्षत्रियास में कौन आता है? रूलर्स आते हैं, वॉरियर्स आते हैं, राइट। वैश्यस में कौन आता है? फार्मर्स आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, जितने भी मर्चेंट्स हैं वो आ जाते हैं। और लास्ट में कौन है? शूद्रास। इसमें आते हैं सारे लेबरर्स। सो दिस इज द बॉटम लेयर। सो कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी कास्ट सिस्टम में बॉर्न होता है तो हमेशा उसका कास्ट सिस्टम से ही उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, और हमेशा वो वही कास्ट सिस्टम का मेंबर कहलाएगा। नाउ द कास्ट सिस्टम इज प्योरली बेस्ड ऑन एस्क्रिप्शन, एज आई टोल्ड यू कि इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। कास्ट सिस्टम में कोई भी साइंटिफिक और सोशल लॉजिक नहीं है। बस ये हमें क्या मिला है? बाय बर्थ मिल गया है। हमने ना इसे चूज किया है, ना हमने इसे अर्न किया है, बस हमें अपने जनरेशन द्वारा असाइन कर दिया गया है कि तुम्हारा ये कास्ट रहेगा। हमें अपने फैमिली द्वारा ये बाय बर्थ मिल गया है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। दैट्स इट, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज असाइंड बाय द फैमिली। वी हैव नॉट अचीव्ड दिस, हमने इसे अचीव नहीं किया है। तुम या एक पर्सन कितना ही कुछ अचीव क्यों ना कर ले, अपनी लाइफ को कितना ही बेस्ट क्यों ना बना ले, वो अपनी कास्ट को कभी भी चेंज नहीं कर सकता है। अपने स्टेटस को कर सकता है, बट अपने कास्ट को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई इट इज प्योरली बेस्ड ऑन एस्क्रिप्शन। द कास्ट सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ क्लोज स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम। अब इंडिया का जो कास्ट होता है वो क्लोज्ड वन कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि लोअर कास्ट में जितने भी लोग आते हैं वो बिल्कुल भी कोई भी सोशल मोबिलिटी शो नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, कितना ही उनके अंदर इंटेलिजेंस क्यों ना हो, कितने ही स्किल्ड पर्सन्स क्यों ना हो उसके अंदर, या गुड क्वालिटीज क्यों ना शो करते हों, लेकिन फिर भी वो अपने आप को या अपने कास्ट को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, खुद को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं लोअर टू अपर कास्ट में। जो जिस कास्ट में बॉर्न हुआ है अब उसको वही कास्ट में मरना भी है। ओके, सो वंस यू आर बॉर्न देयर यू हैव टू डाई देयर। ये हमारे इंडिया का कास्ट सिस्टम है। क्लियर? सो कोई भी यहाँ पे मोबिलिटी नहीं होती है, मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई कास्ट सिस्टम इज अ क्लोज स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम। इट्स अ हेरिडिटरी सोशल ग्रुप। अब कास्ट सिस्टम को हेरिडिटरी सोशल ग्रुप क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जनरेशन ट्रांसफर होगा और उसके बाद रुक जाएगा। ये लिमिटेड नहीं है, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होगा। अगर हम लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हमारा जनरेशन भी लोअर कास्ट से ही बिलोंग करेगा, एंड ऑब्वियसली इफ यू आर बिलोंगिंग टू अ अपर कास्ट, हमारा जनरेशन भी अपर कास्ट से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो ट्रांसफर होता रहेगा, राइट, वो शिफ्ट होता रहेगा आगे। सो ये हमारे लाइफ तक तो चलती है, बट आगे हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन भी होती रहती है, क्योंकि हमें ये अपने जनरेशन से मिला है, राइट। सो हमारी फैमिली कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर ले, इकोनॉमिक वे में या सोशल या पॉलिटिकल या कल्चरल में प्रोग्रेस क्यों ना कर ले, हमारा स्टेटस चेंज हो सकता है लेकिन हमारा कास्ट विल रिमेन सेम फॉर जनरेशन। क्लियर? हमारा रिलीजन भी चेंज हो सकता है लेकिन हमारा कास्ट चेंज नहीं हो सकता। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद। अब वो हमारे नेशन के इतने टॉप पोजीशन पे पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी वो जो है दलित ग्रुप में आते थे। जो दलित्स है उसको तो कास्ट सिस्टम में भी कंसिडर नहीं किया जाता है, उसको बिलो लोअर कास्ट कंसिडर किया जाता है, अनटचेबल। मतलब उनको टेम्पल में भी एंट्री नहीं थी, टेम्पल में भी जाने से उनको मना था, बिकॉज
वो जो थे वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो दैट्स वाई वो दलित में आते थे और उनको जो है अलाउ नहीं किया जाता था टेम्पल में भी एंट्री करने को, राइट। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट इज द कास्ट सिस्टम इन्वॉल्व्स इनइक्वालिटी। अब कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत ही ज्यादा इनइक्वालिटी होती है बिटवीन द अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट। अपर कास्ट को कंसिडर किया जाता है सुपीरियर ग्रुप एंड लोअर कास्ट को कंसिडर किया जाता है इंफीरियर ग्रुप। नाउ सिंस द अपर कास्ट बिलोंग्स टू द सुपीरियर ग्रुप एंड कंसिडर एज अ सुपीरियर ग्रुप, तो वो बहुत ही ज़्यादा राइट्स एंजॉय करते हैं। उनका स्टेटस तो हाई होता ही है, इसलिए उनको पावर भी जल्दी मिल जाती है और लोग उनके रिस्पेक्ट भी करते हैं क्योंकि वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। हायरार्की में वो टॉप पोजीशन पे आते हैं, दैट्स वाई। सो जो अपर कास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द लोअर वन? क्योंकि वो हायरार्की फॉर्म में सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे आते हैं, इसीलिए उनका राइट भी उनसे छीन गिन लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो लोअर स्टेटस से बिलोंग करते हैं, इसलिए कभी कभी उनको एनिमल से भी कंपेयर किया जाता है। अब इसके नीचे एक और है जो कि दलित है, उसका तो कोई कास्ट ही नहीं है, उसको दोनों ही कास्ट में कंसिडर नहीं किया जाता है। और सरप्राइजिंगली जो आदिवासी होते हैं दे आर नॉट ट्रीटेड एज अ कास्ट इन दिस सिस्टम। उनको दलित में भी कंसिडर नहीं किया जाता है, उनको कोई भी कास्ट नहीं अलॉट किया गया है हमारे इंडियन कास्ट सिस्टम ने। सो ये पूरा इनइक्वालिटी का एक एग्जाम्पल है। नाउ द नेक्स्ट इज एवरी कास्ट एंड सब कास्ट हैव कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड आइडियल वर्शिप्स। जितने भी हमारे इंडिया में कास्ट है अप्रॉक्सीमेटली 3000 या मोर देन 3000 है, एंड सब कास्ट कुछ 25,000 है, अप्रॉक्सीमेटली 25,000 है। सो सबका अपना अलग अलग चीज़ें मानने का तरीका है, अपना अपना ट्रेडिशंस है और सब अलग अलग लोगों को पूछते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट इज द कास्ट सिस्टम डज नॉट फैसिलिटेट वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। Now first we will understand what is social mobility and then we will understand what is vertical social mobility. Okay, so social mobility क्या है? It's a movement of individuals, families or groups through a system of social hierarchy or stratification. जब कोई इंडिविजुअल या पूरी फैमिली या कोई एक ग्रुप मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह हायरार्की के फॉर्म में, सो उसे कहते हैं सोशल मोबिलिटी या सोशल मूवमेंट। क्लियर? नाउ इट मीन्स अ चेंज इन सोशल स्टेटस। जब कोई इंडिविजुअल अपना सोशल स्टेटस चेंज कर पाता है तो उसे कहते हैं सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी इज प्राइमरीली ऑफ टू टाइप्स। मेनली ये दो टाइप के होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज वर्टिकल मोबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। लेट अस अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स। वर्टिकल मोबिलिटी जो होता है, इट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन स्ट्रैटम टू अनदर और फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर। जब कोई इंडिविजुअल एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस की तरफ बढ़ता है तो उसे कहते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी, वन इज अपवर्ड एंड अदर इज डाउनवर्ड मोबिलिटी। अब लाइफ में हर किसी का स्टेटस नीचे से ऊपर की ही तरफ नहीं जाता है, कभी कभी किसी का ग्राफ नीचे भी आ जाता है, मतलब कोई ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है, राइट। किसी का स्टेटस गिर जाता है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों मोबिलिटी है, अपवर्ड भी एंड डाउनवर्ड भी। अपवर्ड मोबिलिटी क्या है? जब कोई इंडिविजुअल लोअर स्टेटस से हायर स्टेटस की तरफ मूव करता है तो उसको कहते हैं अपवर्ड मोबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक प्यून है, उसका बेटा है, उसको बैंक में एज एन ऑफिसर उसने ज्वाइन किया, तो यहाँ पे उसका स्टेटस चेंज होगा, राइट। तो इसको कहते हैं अपवर्ड मोबिलिटी। नाउ द सेकेंड इज डाउनवर्ड। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी रीजन की वजह से उसने अपना जॉब खो दिया तो उसका स्टेटस चेंज होगा। स्टेटस चेंज होगा तो ये एग्जाम्पल हुआ डाउनवर्ड मोबिलिटी का। जब उसका स्टेटस हायर से लोअर हो गया तो ये एग्जाम्पल है डाउनवर्ड मोबिलिटी का। क्लियर टिल हियर? नाउ द सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या है? इट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम one social group to another situated on the same level. It indicates change in position without the change in status. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, वो एक स्कूल में काम करती है एज अ प्रिंसिपल और उसकी सैलरी है अप्रॉक्सीमेटली 60,000। ओके, अब उसने वो स्कूल को छोड़ा एज अ प्रिंसिपल और उसने नेक्स्ट स्कूल ज्वाइन किया एज अ वाइस प्रिंसिपल। तो वाइस प्रिंसिपल में भी उसको जो सैलरी है वो 60,000 ही मिल रही है, तो उसका यहाँ पे पोजीशन चेंज हुआ लेकिन जो उसका स्टेटस था वो सेम ही है। सो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी इज
द चेंज इन स्टेटस एट द सेम लेवल। स्टेटस तो चेंज हुआ लेकिन लेवल तो सेम ही है, पोजीशन सिर्फ चेंज होगा लेकिन स्टेटस चेंज नहीं होने वाला है। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। क्लियर? ना कास्ट सिस्टम वर्टिकल सोशल मोबिलिटी फैसिलिटेट नहीं करती है, मतलब जो अपर कास्ट से बिलोंग करता है वो लोअर में नहीं आ सकता और जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है वो अपर में शिफ्ट नहीं हो सकता है। दैट्स वाई इट डज नॉट फैसिलिटेट वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। नाउ लेट अस लर्न द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ड्यू टू कास्ट। जो कास्ट की वजह से स्ट्रैटिफिकेशन होता है उसका क्या असर होता है लोगों पे। द वेरी फर्स्ट वन इज डेरोगेटरी ट्रीटमेंट टू सम कास्ट। अब कास्ट सिस्टम जितना ही हिंदुइज्म में कॉमन है उतना ही मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड सिख में भी कॉमन हो गया है। सो ये और भी कई सारे रिलीजन में हमें देखने को मिलेगा। जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो खुद को सुपीरियर समझते हैं, खुद को हायर स्टैंडर्ड्स का समझते हैं, और जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको इन्फीरियर फील कराया जाता है कई सारी चीज़ों की वजह से। उनके टच को बुरा समझा जाता है। अगर कोई अपर कास्ट को पता चल जाए कि ये लोअर कास्ट का है, सो उसका टेम्पल में एंट्री नहीं हो सकता है, मंदिर में उसका आना जाना रुका दिया जाता है। केरला में इवन अभी भी कुछ ऐसे मंदिर हैं, कुछ ऐसे टेम्पल है जहाँ पे लोअर कास्ट के लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है, और उनके साथ खाना खाना या उनको खाना खिलाना ये बहुत ही बेकार समझा जाता है। और कई बारी जो लोग अपर एंड सुपर अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो ऐसे स्टेटमेंट्स पास करते हैं जिससे लोअर कास्ट खुद को बहुत ही ज्यादा इंफीरियर फील करता है। सो यहाँ पर कास्ट सिस्टम के बेसिस पे लोअर कास्ट को बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार सहना पड़ा है फ्रॉम द अपर कास्ट पीपल। नाउ द सेकेंड इज ओनली सर्टेन सेक्शन हैड अ चांस टू प्रोग्रेस। अब कुछ ही सेक्शन और यूनिट्स को चांस मिलता था प्रोग्रेस करने का, आगे जाने का, एजुकेशन हासिल करने का, और जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे उनको यह हक नहीं दिया जाता था। उनमें जो एबिलिटीज है, उनके जो इंटरेस्ट है उसको कंप्लीटली डिनाई किया जाता था, उसको एकदम नेग्लेक्ट किया जाता था। तो उनको एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं मिलता था। इसलिए वो जो जनरेशन है लोअर कास्ट की बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है और लोअर कास्ट के लोगों का बहुत ही ज़्यादा इसकी वजह से नुकसान हुआ है। और इतना नुकसान हुआ है कि वो पावर्टी लाइन के भी नीचे जा चुके हैं, वो इतने ज़्यादा वीक हो गए हैं। अब क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिला इसलिए उनका इंटेलिजेंस लेवल भी डेवलप नहीं हुआ है, राइट, वो अंडर डेवलप रह गए हैं, और अंडर डेवलप रहने की वजह से उनकी थिंकिंग पावर रुक गई है। थिंकिंग पावर अगर रुक जाएगी तो वो पैसा कैसे कमाएंगे, अपनी जिंदगी का गुजारा कैसे करेंगे, राइट, वो इस डेवलप कंट्री के साथ खुद को कैसे डेवलप करेंगे। इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारे आर्टिकल्स को इंसर्ट किया है ताकि उनके भी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको भी आगे आने का मौका मिले। अब यहाँ पे आप कई सारे जब एग्जाम फॉर्म भरते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी फीस 800 है, और जो SC ST कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, उनके लिए फीस 400 है। तो ये आपको लगता होगा कि ये इनइक्वालिटी है, बट दिस इज नॉट इनइक्वालिटी, दिस इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। यस, इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाएगा क्योंकि अपर कास्ट के बहुत ही दुर्व्यवहार के कारण ये लोग पीछे रह गए हैं। तो ये अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी को और पूरी कंट्री को डेवलप करवाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी नहीं बल्कि हर एक को, हर किसी को जो है आगे लाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए इस डिस्क्रिमिनेशन को, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को करना ज़रूरी है। अंडरस्टूड? ना द थर्ड इज लो सेल्फ एस्टीम। अब क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिलता था और क्योंकि उनको कोई भी प्रोफेशन चुनने का हक नहीं था, इसीलिए उनका जो सेल्फ एस्टीम था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो भी धीरे धीरे कम होने लगा क्योंकि उनसे उनका बेसिक राइट छीनने लगा। बेसिक राइट मतलब वो साफ पानी नहीं पी सकते हैं, फ्रेश खाना नहीं खा सकते हैं, ठीक है, कोई अपर कास्ट के साथ बैठ के वो खुद खाना नहीं खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा उनको अफेक्ट करती थी और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब यहाँ पे जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे उनको एजुकेशन और खुद का मनचाहा प्रोफेशन तो नहीं मिलता था, तो इसीलिए जो कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स था वो पूरा के पूरा रून हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत होता था लेकिन उनके पास एजुकेशन ही नहीं होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुतार है जो कि कारपेंट्री करता है, और कुमार है जो कि पॉट्स बनाता है ना, आपको पता होगा वो व्हील पे जो पॉट बनाते हैं मिट्टियों का, वो
सो वो क्या है, वो कौन करता है, वो कुमार करते हैं। सो इन सबको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इन सब को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है, लेकिन इनके पास एजुकेशन नहीं है, उस चीज़ की कमी है, क्योंकि उनको वो राइट कभी मिलता ही नहीं था। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गए हैं। वेयर एज जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो एजुकेशन उनको मिलता था, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता था। इसीलिए आप देखोगे हमारे इंडिया में जो है ये यहाँ पर साइंटिफिक और ज्योग्राफिकल इन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को बढ़ावा ही नहीं देते हैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जानते हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ों को करना जानते हैं। हम उन लोगों को बढ़ावा ज़्यादा देते हैं जो एजुकेशन में ज़्यादा आगे हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल है कास्ट सिस्टम, सो इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता आया है। नाउ द नेक्स्ट इज डिवीजन इन इंडियन सोसाइटी मेड इट ईजियर फॉर इन्वेडर्स टू विन। अब क्योंकि कास्ट सिस्टम की वजह से इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिविजन्स बन गए थे, तो इसीलिए जो फॉरेनर्स आते थे वो ये देखकर स्मॉलर यूनिट्स पे आराम से राज कर सकते थे। उनका तो एक ही फॉर्मूला होता था, डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड तो इंडियन सोसाइटी ऑलरेडी थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम, उनको बस रूल करना था। इसीलिए हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे फॉरेनर्स ने इंडिया पे राज करके गए हैं। ठीक है, सो ये सारी इम्पैक्ट है स्ट्रैटिफिकेशन ड्यू टू caste. Now the second is stratification of Indian society with reference to class. Now a social class is a group of individuals who have more or less a similar wealth. अब जो क्लास सिस्टम है ये एक अलग टाइप का स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है जो आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। सो इंडिया में भी ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसको इंडिया में भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्लास सिस्टम के बेसिस पे जो हायरार्की फॉर्म होती है, यहाँ पे लोगों को रैंकिंग दी जाती है कि किसके पास कितना पैसा है, कितना पावर है और कितनी प्रॉपर्टी है। तो इस बेसिस पे लोगों को रैंकिंग दी गई है और हायरार्की फॉर्म में अरेंज किया गया है। मतलब इट इज ऑल रिलेटेड टू वेल्थ। नाउ स्टेटस इज बेस्ड ऑन अचीवमेंट। सो जो स्टेटस है ये एक पर्सन के अचीवमेंट पे बेस करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमने कास्ट सिस्टम पढ़ा था उसमें जो एक इंडिविजुअल को कास्ट मिलता है वो बाय बर्थ मिलता है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो एक इंडिविजुअल को स्टेटस मिला है वो बाय बर्थ तो मिला है, लेकिन वो अपने टैलेंट से, अपने इंटेलिजेंस से, अपने एजुकेशन से, अपने पावर से उसको चेंज कर सकता है, अपने स्टेटस को बदल सकता है। ठीक है, सो अगर कोई पर्सन लोअर क्लास में पैदा हुआ है तो वो अपनी मेहनत से, अपने मेरिट से, अपने अचीवमेंट से उसको चेंज कर सकता है और हायर क्लास में भी जा सकता है। Now the next is the class system is a form of open stratification system. अब जो कास्ट सिस्टम था वो क्लोज स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम का एग्जाम्पल था। मतलब जो अपर कास्ट से बिलोंग करता है वो अपर कास्ट में ही शादी करेगा और जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है वो लोअर कास्ट में। लेकिन क्लास सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ ओपन स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम। मतलब अगर कोई लोअर क्लास का बंदा अपर क्लास में जाना चाहता है और शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है, एंड वाइस वर्सा। ओके, सो यहाँ पे जो लोग हैं वो मिक्सअप हो सकते हैं लेकिन कास्ट में मिक्सअप नहीं हो सकते हैं। सो दैट्स वाई क्लास सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ ओपन स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट इज देयर इज नो इनहेरिटेंस ऑफ पैरेंटल स्टेटस। अब जैसे कास्ट सिस्टम में हमें जो कास्ट मिलता है वो अपने पेरेंट्स से मिलता है और जो हमें कास्ट मिला है वही हम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करेंगे, राइट। अगर हमारे पेरेंट्स लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हमारा भी वही कास्ट होगा और हमारे जो जनरेशन होगी हमें उन्हें भी वही असाइन करना होगा, राइट। बट इन केस ऑफ क्लास सिस्टम अगर हमारे पेरेंट्स सपोज लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं तो हमारा ज़रूरी नहीं है कि लाइफ टाइम हम भी लोअर क्लास से ही बिलोंग करें। नहीं, ये हमारे क्वालिटी और एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये एक इंडिविजुअल के टैलेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपने स्टेटस को चेंज करना चाहता है कि नहीं। तो ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वो मेहनत करेगा तो ऑब्वियसली वो अपने स्टेटस को चेंज कर सकता है। सो दैट इज ऑल डिपेंड ऑन अस कि हमें अपने स्टेटस को अपग्रेड करना है या डिग्रेड करना है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट इज अंडर दिस सिस्टम वर्टिकल मोबिलिटी इज एब्सोल्युटली फ्री। मतलब जो भी लोग हैं इसमें क्लास सिस्टम में, यहाँ पर वर्टिकल मोबिलिटी एकदम फ्री है। मतलब अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहता है, लोअर क्लास से मूव करना चाहता है अपवर्ड में, या मिडल में जाना चाहता है, या अपर क्लास में जाना चाहता है, या वाइस वर्सा, तो वो कर सकता है। सो मोबिलिटी क्या है यहाँ पे? फ्री है। मूवमेंट क्या है? फ्री है। एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में जा सकता है, कोई भी किस्म की रुकावट यहाँ पे नहीं मिलेगी। अंडरस्टूड? नाउ
लेट अस लर्न द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ड्यू टू क्लास। अब पावर, मनी, प्रॉपर्टी, लाइफस्टाइल, इकोनॉमिक स्टेटस, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स, ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पे सोसाइटी को जो है, अब पावर, मनी, प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक स्टेटस, लाइफस्टाइल, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स, ये सारे फैक्टर्स को लेके सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास। अब जो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं वो लोग अक्सर करके बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं, वेल्दी होते हैं, और उनका जो वेल्थ है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते रहता है, और इनके पास पॉलिटिकल पावर भी अच्छी खासी होती है। ठीक है, सो इनके पास कई सारे खुद के बिजनेस वेंचर्स होते हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, और ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास पीपल को एज अ वर्कर रखते हैं। ठीक है, अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूं तो हमारे सोशल पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिडिल क्लास ही कंस्टिट्यूट करते हैं, ये लोअर क्लास और मिड अपर क्लास के बीच में आते हैं। ठीक, सो यहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी का गुजारा अच्छा खासा कर लेते हैं ना। अगर मैं बात करूँ लोअर क्लास की, तो यहाँ पे जो लोग आते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन में होते हैं, मतलब ये अपनी ज़िंदगी भी सही से गुजार नहीं पाते हैं। होमलेस जो पीपल होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, वो इस क्लास में आ जाते हैं। अब सपोज कोई अपर क्लास से बिलोंग करता है और कोई लोअर क्लास से बिलोंग करता है, तो उनका जो एजुकेशन होगा या हेल्थ एंड न्यूट्रिशन होगा या फिर एम्प्लॉयमेंट या हॉबीज होगा, इसमें बड़ा ही फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट अस लर्न द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ड्यू टू क्लास। सो द वेरी फर्स्ट वन इज इट डिवाइड सोसाइटी इनटू हैव एंड हैव नॉट। अब क्लास स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से जो सोसाइटी है वो हैव्स एंड हैव्स नॉट में डिवाइड हो गई है। जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होते जा रहा है और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहा है। मतलब इसने एक क्लियर लाइन खींच दी है और लोगों को डिवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं इस डिवीजन की वजह से। और जो अपर क्लास से लोग बिलोंग करते हैं वो लोअर क्लास को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, और यहाँ तक कि उनको उनके शेयर ऑफ अर्निंग भी नहीं मिलते हैं जो लोअर क्लास में आते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज इट कुड लीड टू क्राइम ऑल्सो। अब जो लोग लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, अगर उनकी फिजिकल नीड सेटिस्फाई नहीं हो पाती है तो वो कभी कभी जुर्म कर बैठते हैं, इलीगल वे का सहारा ले लेते हैं अपनी लाइफ को और अपने बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और फुलफिल करने के लिए। क्योंकि जब वो काम करते हैं तो उनको प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं मिलता है, प्रॉपर उनका जो भी वर्क करते हैं उसका पे नहीं मिलता है, तो उनको अपनी लाइफ फुलफिल करने के लिए, अपने बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है, राइट। वो हमेशा एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी वो क्राइम भी कर देते हैं। तो क्राइम रेट अंडर डेवलप कंट्री में ही ज़्यादा देखा गया है। इवन डेवलपिंग कंट्रीज में, स्लम एरियाज में जो क्राइम रेट्स है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज पुअर हेल्थ एंड इलिटरेसी। अब गरीबी की वजह से जो लोग हैं वो अपनी बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, वो अपने बेसिक नीड्स को भी कंप्लीट या फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो एजुकेशन तो बहुत ही दूर की बात है, राइट। तो इस वजह से क्या होता है, उनकी हेल्थ पे भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है और वो एजुकेशन से भी दूर रह जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज क्लास स्ट्रगल। अब ये जो डिवीजन हो गया है, सोसाइटी ने जो क्लास सिस्टम के बेसिस पे जो डिवीजन क्रिएट कर दिया है बिटवीन ऑल द पीपल, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास, तो उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में। जो लोअर क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती है बाय दी अपर क्लास, और जो अपर क्लास है वो हमेशा ये कोशिश करने में लगी रहती है कि उनका जो स्टेटस है वो हमेशा ही मेंटेन रहे। ठीक है, सो यहाँ पे क्लास स्ट्रगल लोअर क्लास को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट इज बेनिफिट्स ऑफ प्रोग्रेस लिमिटेड टू फ्यू। अब जो भी हमारे कंट्री में आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पॉश मॉल्स है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, बुलेट ट्रेन्स है, एसी ट्रेन्स है, एयरवेज है, हाईवेज है, एक्सप्रेसवेज है, लेकिन ये सब का फ़ायदा जो अपर क्लास से लोग बिलोंग करते हैं वो ज़्यादा उठा पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास उतना वेल्थ है, राइट। तो इस सब का फ़ायदा वो लोग ज़्यादा उठा पाएंगे। तो ये जो प्रोग्रेस हो रही है उस प्रोग्रेस का फ़ायदा बहुत ही कम लोग उठा पा रहे हैं। जो गरीब है वो तो बिल्कुल भी उठा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास तो उतना
है ही नहीं, ठीक है। वो अपनी बेसिक नीड से फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी प्रोग्रेस को कैसे वो इंजॉय कर पाएंगे। तो ये सारे क्या है, इम्पैक्ट है क्लास सिस्टम की वजह से। नाउ द थर्ड वन इज स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी विथ रेफरेंस टू जेंडर। अब there are two words called sex and gender which are prominent in use. Sex is biological, whereas gender is a cultural identity of an individual. अब अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। लगता है कि ये दोनों सेम ही है, बट नहीं, ये दोनों अलग है और दोनों का मतलब भी अलग है। जो सेक्स है वो ये इंडिकेट करता है मेल और फीमेल के बीच का बायोलॉजिकल डिफरेंस। अब अगर मैं आपको एक न्यूबॉर्न बेबी दे दूं और मैं बोलूं कि पता करो इसका सेक्स क्या है, तो ऑब्वियसली आप जेनाइटल पार्ट को देखोगे। जेनाइटल पार्ट से आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो जो भी हमें बायोलॉजिकल डिफरेंस दिखता है हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं सेक्स ऑफ द चाइल्ड, राइट। वेयर एज जेंडर इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड वर्ड, ठीक है। ये सोसाइटी ने इस वर्ड को कंस्ट्रक्ट किया है। कैसे कि एक मेल का सोसाइटी में क्या रोल है, एक मेल को क्या क्या काम करना चाहिए, एक फीमेल का क्या क्या काम है, उसको क्या क्या काम आने चाहिए या उससे क्या क्या काम करना चाहिए, ठीक है। उसका बिहेवियर कैसा है, उसके एक्सप्रेशन कैसी है। तो मेल एंड फीमेल का रोल, बिहेवियर, एक्सप्रेशन सोसाइटी के हिसाब से इसको ये कहलाता है जेंडर। अंडरस्टूड। सो सेक्स इज अ बायोलॉजिकल टर्म एंड इट इज अ सिंपल वर्ड, वेयर एज जेंडर इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड वर्ड and it's a broader term. Clear with this? Now, gender stratification means that people who belong to a certain sex will have certain rights and privileges that the other sex may not enjoy. Gender stratification मतलब जेंडर के बेसिस पे लोगों को स्ट्रैटिफाई करना। अक्सर करके मेल को ज़्यादा प्रिविलेजेस दी जाती है और मेल को ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है फीमेल से ज़्यादा, है ना। तो ये क्या हुआ, स्ट्रैटिफिकेशन। ये क्या हुआ, दोनों के बीच में डिफरेंस करना, लोगों को मतलब जेंडर के बेसिस पे स्ट्रैटिफाई कर देना। इनइक्वालिटी भी आप बोल सकते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी एंड जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं अक्सर करके। सो जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन मतलब जेंडर के बेसिस पे अनइक्वल पावर दोनों को अलॉट करना इज व्हाट जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन इज। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलिटिक्स। आपने उसमें देखा होगा कि नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी होती हैं और नंबर ऑफ मेल्स कितने होते हैं, राइट। हमेशा नंबर ऑफ मेल्स उसमें आपको ज़्यादा ही दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो मेल्स है वो कंसिडर किया जाता है कि उनके पास पावर ज़्यादा है, उनके पास वेल्थ ज़्यादा है, प्रिविलेज ज़्यादा है, तो इसीलिए उनको हाई स्टेटस अलॉट किया गया है सोसाइटी की तरफ से, ठीक है। सो जेंडर के बेसिस पे जब स्ट्रैटिफिकेशन होने लगे और ये सारे फैक्टर्स को देख के मेन और वुमेन में अनइक्वल डिविजन्स होने लगे, तो उसको कहते हैं जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन। नाउ let us learn the impact of stratification due to gender. So the very first one is gender inequality in respect of violence and victimization. अब जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से एक औरत को अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वायलेंस का सामना भी करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्सुअल वायलेंस का, फिजिकल वायलेंस है, डाउरी हैरेसमेंट, और कभी कभी डाउरी डेथ भी हो जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस फॉर्म है डोमेस्टिक वायलेंस का। सो अगर जेंडर इनइक्वालिटी होती है या स्ट्रैटिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, सो एक वुमेन को बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। द सेकेंड वन इज इनइक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग्स। समटाइम्स जेंडर इनइक्वालिटी हमें एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग्स में भी देखने को मिल सकती है। कुछ कुछ कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट को लेके और अर्निंग्स में भी जेंडर इनइक्वालिटी आप देख सकते हैं कि अगर सेम पोजीशन है लेकिन उसके लिए एक मेल कैंडिडेट है और एक फीमेल कैंडिडेट है, तो पहले प्रेफरेंस मेल कैंडिडेट को दिया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पोजीशन सेम है लेकिन जो अर्निंग है वो मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट की डिफरेंट है। सो ये हुआ जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, मतलब स्ट्रैटिफाई कर देना ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। नेक्स्ट इज ओनरशिप इनइक्वालिटी। मतलब आपने देखा होगा प्रॉपर्टी के ऊपर सबसे ज्यादा हक मेल मेंबर को ही दिया जाता है, जो मेल ओनरशिप इनइक्वालिटी। अब ये जेंडर इनइक्वालिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उस पर सबसे ज्यादा हक मेल मेंबर्स ऑफ द हाउस को ही दिया जाता है, राइट। और फिर वो जो राइट्स है वो आगे ट्रांसफर होते हैं, आगे दिया जाता है उसके मेल चाइल्ड को। तो ये
मेल टू मेल ही ट्रांसफ़र होती है यूजुअली। बहुत ही कम और बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि फीमेल चाइल्ड को ये हक दिया जा रहा है या प्रेफरेंस दिया जाता है। सो हमेशा प्रॉपर्टी पे हक मेल चाइल्ड को ही दिया जाता है। जेंडर बायस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन एंड हेल्थ ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, यहाँ भी हमें जेंडर बायस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन को लेके मेल चाइल्ड को ज़्यादा आगे रखा जाता है, उसको ज़्यादा पढ़ाया जाता है, डॉक्टर इंजीनियर उसको ज़्यादा बनाया जाता है। और अक्सर करके लड़कियों को 10वीं या 11वीं पढ़ा के उसकी एजुकेशन को इनकम्प्लीट रख दिया जाता है और उसको शादी के लिए प्रिपेयर करते हैं उसके पेरेंट्स, राइट। अक्सर करके ये होता है। और हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस में भी लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और उनको ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। जेंडर इनइक्वालिटी इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब कितना घर ऐसा है जिसमें औरतों को बोलने का हक ही नहीं है, वो उनके क्या थॉट्स है, उनके क्या सोच है, वो सारी चीज़ मायने नहीं रखती है। बच्चों के एजुकेशन को लेके कोई भी डिसीजन जो मदर है वो नहीं ले पाती है, जो फादर है वो ही डिसाइड करता है, राइट। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं दिया जाता है। तो यहाँ भी आपको जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। एंड लास्ट इज जेंडर इनइक्वालिटी लीड्स टू सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शन। अब कई बार ऐसा होता है कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें मेल चाइल्ड ही चाहिए, है ना, हमें बेबी बॉय ही चाहिए, बेबी गर्ल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जैसे ही पता चलता है कि बेबी गर्ल है तो उसको अबॉर्शन करने के लिए कह दिया जाता है। तो ये सबसे वर्स्ट सिनारियो है जेंडर इनइक्वालिटी का। ओके, नाउ लेट अस लर्न द रोल ऑफ एजुकेशन इन इरेडिकेटिंग कास्ट, क्लास एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मतलब एजुकेशन का क्या रोल हो सकता है कास्ट, क्लास और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट और एलिमिनेट करने के लिए। सो द वेरी फर्स्ट वन इज फोकस ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज ड्यूरिंग असेंबली। जब भी असेंबली कराएं तो ये कोशिश करें कि असेंबली का फोकस डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे ज़्यादा हो, ठीक है। उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे बात ज़्यादा हो, जैसे लिबर्टी है, इक्वालिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जस्टिस है, कोऑपरेशन है, फ्रैटर्निटी है, इन सब पे बात हो कहीं ना कहीं। और कैसे कर सकते हैं हम ये, जैसे हमने 3 से 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को हमने नेम दे दिया कि डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। उस ग्रुप का हमने नेमिंग कर दिया डॉक्टर अंबेडकर करके, और उनको एक वैल्यू असाइन कर दी सोशल जस्टिस। तो अब सोशल जस्टिस ही वैल्यू को लेके वो ग्रुप जो है, जब उनकी असेंबली का टाइम आएगा तो वो उसको लेके कोई सॉन्ग पढ़ेंगे, कोई स्टोरी बताएंगे, कोई पोएम गाएंगे या उसको लेके कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा हमें स्टूडेंट्स में बिल्डअप करने की ज़रूरत है। इस तरीके से हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ असेंबली के थ्रू उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बैन ऑन डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। एजुकेशन को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हो। समटाइम्स स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या करती है, कुछ कास्ट या कुछ क्लास को लेके बायस्ड हो जाती है और उनको आगे करना चाहती है। तो सबसे पहले उन्हें ही वैल्यू ऑफ इक्वालिटी को समझने की ज़रूरत है, वैल्यू ऑफ फ्रैटर्निटी को समझने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि किसी भी किस्म का एजुकेशन को लेके एटलीस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। नेक्स्ट इज चेंज इन एटीट्यूड एंड माइंडसेट। अब जो लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट है या लोअर क्लास एंड अपर क्लास है या फिर जो मेल एंड फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये जो माइंडसेट लोगों का बना हुआ है, इसको चेंज करने के लिए हम अपने स्कूल में वर्कशॉप रख सकते हैं, कुछ सेमिनार रख सकते हैं, सेशन अरेंज कर सकते हैं, या फिर पेरेंट्स, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और स्टूडेंट्स के साथ कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए, ये एटीट्यूड को, ये माइंडसेट को चेंज करने के लिए हम ये सारी चीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज रिमूविंग कास्ट बायस्ड कंटेंट और जेंडर बायस्ड कंटेंट फ्रॉम द सिलेबस। अब बहुत बारी ऐसा होता है कि जो सिलेबस और टेक्स्ट बुक में जो सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं या फिर कुछ कंटेंट ऐसे आ जाते हैं जो कि जेंडर बायस को इंडिकेट करते हैं या जो कि कास्टिज्म को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ हमें इंक्लूड नहीं करनी है। हमें अपने टेक्स्ट बुक से दिस काइंड ऑफ कंटेंट मस्ट बी रिमूव, हमें निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे कंटेंट को हमें निकालना है और कंटेंट बहुत ही वाइजली चूज़ करना है, बहुत ही केयरफुली चूज़ करना है, ताकि उससे स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, इक्वालिटी उसके अंदर डेवलप हो, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन उसके अंदर डेवलप हो। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज
रीचिंग टू लोअर एंड डेप्रीव्ड सेक्शन। अब हमें एजुकेशन को इतना इजीली एक्सेसिबल करना है कि लोअर और डेप्रीव्ड सेक्शन के लोग भी उससे गेन कर सके, ठीक है, और मेन स्ट्रीम में वो भी एंटर हो सके। सो इसीलिए हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में ऐसा जो है एरिया ओपन करना है कि लोअर एंड डेप्रीव्ड सेक्शन के लोग भी पार्टिसिपेट कर सके और मेन स्ट्रीम में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, और हमें यहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करनी है, ठीक। सो दीज आर द रूल्स ऑफ एजुकेशन इन इरेडिकेटिंग कास्ट, क्लास एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सो कंक्लूजन यही है दैट द स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी with reference to caste, class and gender is very damaging to the development of society. We need to erase all differences between the members of society for a happier and healthier society. Indian society needs to broaden their thinking and become more accepting of human beings as a whole, irrespective of caste, class and gender. अब स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से हमारे कंट्री का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। सो इसीलिए और ज़्यादा डैमेज ना हो, इसलिए एज अ सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस स्ट्रैटिफिकेशन को अपने इंडियन सोसाइटी से इरेज करें, चाहे वो बेस्ड ऑन कास्ट हो या क्लास हो या जेंडर हो। सो इसको एलिमिनेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। तो हम ये कैसे करेंगे? एजुकेशन सेक्टर से, ठीक है। एजुकेशन बहुत ही पावरफुल वेपन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करके हम जेंडर इनइक्वालिटी है या फिर क्लास सिस्टम है या कास्ट सिस्टम है, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स का माइंडसेट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारी जो सोसाइटी है वो एक हैप्पियर और हेल्दियर सोसाइटी बन जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।